हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए नेशनल इनकम यानी कंट्री की इनकम को हम लोग कैसे काउंट करते हैं, उसकी अकाउंटिंग यानी लेखा जोखा रखने को हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो NIA नेशनल इनकम अकाउंटिंग, NIA ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग। encompasses the methodology and techniques employed to gauge the overall economic activity within a nation, यानी कंट्री के अंदर वो टेक्निक फॉलो की जाती है जिससे पूरी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी का लेखा जोखा रख पाए। उसके लिए ये कुछ डिफरेंट मेथड्स और टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और ये कैलकुलेट करेंगे कंट्री की इनकम को। Just as one can calculate income for an individual or entity, similar computation can be made for an entire country. जैसे हमारे घरों में या फिर आपके घरों में या फिर किसी भी घर में ऐसा हो सकता है कि पापा की सैलरी जितनी है या फिर पापा की इनकम जितनी है, उस हिसाब से हम लोग क्या सोचते हैं, कंप्यूटर यानी एक मोटा मोटा आइडिया लगाते हैं कि कौन कौन सी चीज में कितना कितना रुपया खर्च करना है। जिस तरीके से इंडिविजुअल पर्सन के लिए इनकम का कैलकुलेशन करना, खर्चों का ध्यान रखना, जो एक्टिविटी की जाती है, वही सेम थिंग कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी की जाती है। उसी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ हमको समझाना चाह रहा है। वॉइस में कोई इश्यू तो नहीं है, कोई बैकग्राउंड नॉइज या फिर कुछ और डिस्टरबेंस तो नहीं है? ठीक है। अब देखिए विद इन एन इकोनॉमी, अगर हम कंट्री की इकोनॉमी की बात करते हैं, हाउस होल्ड यानी आप और हम जैसे लोग जो नॉर्मल सिविलियंस हैं यानी जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, एंगेज इन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स, यानी हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज, देखो सपोज करो मार्केट गए, हम मार्केट जाएंगे तो या तो हम मेट्रो से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, ऑटो कुछ भी, तो वो तो हो गया सर्विस जिसने हमें सर्विस प्रोवाइड की। वहां पे जाके हमने कोई सामान खरीदा, सपोज बिस्किट ले लिए, बर्गर ले लिया, इस तरह से, तो वो हो गया गुड। और ये हम खरीद किससे रहे हैं, कोई ना कोई कंपनी है और उस कंपनी को क्या बोला गया है, फर्म बोला गया है। तो बेसिकली कंट्री की इकोनॉमी ऐसे ही रन करती है, जितने लोग मार्केट में जाकर गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हैं उतना ही मनी का फ्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा। इन टर्न और बदले में फर्म यूटिलाइज द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम देयर सेल्स टू रिन्यूमरेट वर्कर विद वेजेस। अब होगा क्या, जितने भी लोगों ने काम किया वो लोग गुड्स बनाएंगे, और क्योंकि काम कर रहे हैं तो नौकरी है, और नौकरी है तो सैलरी मिलेगी। वो कंपनी जो भी मनी उसके पास अक्यूमुलेट हुआ है, इकट्ठा हुआ है, वो मनी रिम्यूनरेट का मतलब होता है सैलरी के फॉर्म में या फिर काम के बदले में मिलने वाला पैसा, वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं, प्लस कंपनसेट लैंड ओनर्स विद रेंट। अगर वो जमीन जहां पर वो फैक्ट्री है या वो आउटलेट है तो उसका एक रेंट होगा, उस रेंट को पे करते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स टू द ओनर्स ऑफ द फर्म। और जो फर्म का ओनर होगा उसको प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर पार्ट उसको मिल जाएगा। इस तरीके से मनी अर्न करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, ये फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, equate to the aggregate amount expended by a household in the market for goods and services. Additionally, it mirrors the total sum of wages, rent, profit disbursed by firm in the market for factors of production. अब ये क्या बोलना चाह रहा है, पहला हम देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से लेके सर्विसेज तक की बात समझिए कि कंट्री के अंदर हाउस होल्ड लोगों ने जितना भी गुड्स खरीदा या फिर सर्विसेज ली, उसमें जो भी खर्च करना पड़ा,
सपोज करो एक इंसान ने 10 रुपए का बिस्किट खरीदा और 10 रुपए आने जाने में खर्च हो गए, और ऐसा ही पूरी कंट्री के लोगों ने किया, और मान लीजिए पूरी कंट्री में 100 लोग हैं, तो 100 × 10 हो गया। अब ये 100 × 10 जो है वही क्या हो गई उस कंट्री की जीडीपी, यानी इतना खर्च हो गया। अब प्लस वो आने जाने में भी कुछ मनी खर्च कर रहा होगा, तो कंट्री के सिटीजन्स के थ्रू एक पर्टिकुलर ईयर में यानी एक साल में गुड्स और सर्विसेज पर जितना अमाउंट मनी खर्च किया गया उन सभी को जोड़ लो, और जो ऐड करने पे जो आंसर आएगा वही क्या हो गया हमारा, वही चीज हो जाएगी हमारी कंट्री की जीडीपी। तो आई थिंक जीडीपी का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। दोबारा सुन लीजिए, जितने भी लोग कंट्री के अंदर हैं उन्होंने जितना भी सामान खरीदा या फिर सर्विसेज ली, उसके बदले में जो रुपया दिया वही क्या है, कंट्री की जीडीपी है। अब इसको थोड़ा सा उल्टा समझिए, जैसे कि हम लोग उतना ही खर्च कर पाएंगे जितनी हमारी इनकम होगी, इनकम से ज्यादा तो हम लोग खर्च कर नहीं पाएंगे। तो दूसरा यहाँ पे बोला हुआ है कि जितना लोगों को वेजेस मिलता है, यानी काम के बदले में रुपया, या फिर रेंट कहीं पे मिला, या फिर कोई प्रॉफिट हुआ, इन सभी को अगर हम जोड़ देते हैं तो यही चीज क्या हो जाती है, यही हो जाएगी हमारी जीडीपी। बात समझ में आई? क्योंकि जितना रुपया मिलेगा उतना ही तो खर्च कर पाएंगे, या तो वो रेंट के फॉर्म में होगा या फिर प्रॉफिट के फॉर्म में होगा, तो उन सबको मिलाकर जो चीज बनती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जीडीपी बोलेंगे। क्या ये बात क्लियर है? जीडीपी की डेफिनेशन आप समझा पाएंगे किसी दूसरे को? हाँ जी, ओके है, आगे बढ़े। हाँ जी, थोड़ा बोल भी दिया करो जिससे मुझे आइडिया लगे कि हाँ सब लोग जाग रहे हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है, एक डायग्राम है, उससे हमें समझ में आएगा कि मनी का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे थोड़ा समझेंगे, मैं डायग्राम को थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हाँ देखो, यहाँ पे एक तरफ है हाउस होल्ड ग्रीन बॉक्स में, और दूसरे हैं फर्म्स। यानी हाउस होल्ड क्या करेगा, तो हाउस होल्ड जो पर्सन है वो किसी भी फर्म से गुड्स खरीदेगा, गुड्स खरीदेगा तो बदले में मनी मिलेगी किसको, फर्म को। और जो पैसा मनी के फॉर्म में फर्म के पास पहुंच रहा है, फर्म उसी अमाउंट को पब्लिक में यानी हाउस होल्ड के लोग तो वही है ना, हाउस होल्ड, उनको इनकम के फॉर्म में प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये हो गई इनकम। इनकम मतलब सैलरी, जो किसी कंपनी से सैलरी मिली लोगों को। और कंजम्पशन यानी खर्चा, कि जो इनकम आई उतना उन्होंने उस हिसाब से खर्चा कर दिया। अब सारा का सारा इनकम खर्चे में नहीं चला जाता है, इसके अलावा कुछ और चीजें भी होती हैं। वो क्या क्या चीजें होती है वो समझेंगे हम लोग। तो एक तो होता है टैक्स, और टैक्स कौन लेगा, गवर्नमेंट। तो जितनी भी इनकम हुई उस इनकम का एक पार्ट कहाँ चला जाएगा, टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट के पास। दूसरा, वो कुछ सेविंग भी करेंगे, और अगर सेविंग्स कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं घर की तिजोरी में रखेंगे रुपया, क्योंकि घर की तिजोरी में रखा हुआ रुपया बढ़ेगा नहीं अपने आप। सेविंग्स का मतलब ये होता है कि आपने मनी सेव की है और उसमें कुछ इंक्रीमेंट भी हो टाइम के साथ। तो या तो आप उसे बैंक में जमा कराएंगे, एफडी कराएंगे, कुछ ना कुछ करा रहे होंगे, तो वो जो मनी है जो सेविंग्स के फॉर्म में होगा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास पहुंच जाएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है बैंक हो गए, है ना, या फिर कोई और ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपके मनी को अपने पास रखेगा और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या फिर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वापस लौटाएगा, प्लस कुछ एडिशनल अमाउंट भी मिलेगा आपको, यानी इंटरेस्ट उस पर मिलेगा। उन्हें हम लोग बोल रहे होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देन फिर हम कुछ चीजों को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने का मतलब ये हुआ कि दुनिया से हमने कोई सामान खरीदा, जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन खरीदा, और वो आईफोन मान लीजिए यूएस में बना हुआ था, और पैसा तो हम लोगों ने पे किया है। तो जो वो आईफोन आ रहा है दूसरी कंट्री से, वो हमारे लिए क्या है, इंपोर्ट है। और इंपोर्ट वाला अमाउंट भी कहीं ना कहीं किसी कंपनी के पास पहुंचेगा एक्सपोर्ट के फॉर्म में, यानी हमारा वो पैसा हमारी कंट्री से निकल के दूसरी कंट्री में चला जाएगा। तो इंपोर्ट
मतलब हमने कोई सामान दूसरे से लिया, और एक्सपोर्ट यानी कोई चीज हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में चली गई। तो ये तो हो गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। देन जो टैक्सेस आते हैं गवर्नमेंट के पास, जो टैक्सेस पहुंचेंगे, उस टैक्सेस से कुछ अमाउंट मनी तो वो पब्लिक को ही ट्रांसफर कर देता है बेनिफिट की फॉर्म में। अब देखो ऐसा नहीं है कि जिस इंसान ने टैक्स दिया उसी के पास वापस पहुंच जाएगा। मान लीजिए टैक्स दिया है बिजनेसमैन लोगों ने, और वो सब्सिडी के फॉर्म में फार्मर्स के पास पहुंच गया। सब्सिडी कैसे? कि जैसे कि मान लीजिए गैस का सिलेंडर है, आम लोगों के लिए 1200 रुपए का है, फार्मर्स के लिए वो थोड़ा सस्ता दिया जा रहा है, 500 रुपए 600 रुपए। तो ये जो डिफरेंस आ गया, 1200 की चीज 500 में जा रही है, तो जो 700 रुपए का डिफरेंस आ गया वो कौन पे करेगा? गवर्नमेंट पे करती है, और इसको बोलते हैं सब्सिडी। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने वो रुपए खर्च तो पब्लिक पे कर दिया, तो इसे बोलते हैं ट्रांसफर। अगली चीज देखिए, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो अपनी मनी इन्वेस्ट करती हैं फर्म्स में। क्यों करती हैं भैया ऐसा? अब आप सोच ही देखो यार, बैंक है, बैंक के पास आपने रुपए जमा कराया, तो बैंक के पास रुपए बढ़ता कैसे होगा? बढ़ता ऐसे होगा कि वो या तो किसी को लोन देते होंगे, या फिर वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते होंगे। इन्वेस्ट का मतलब कि फ्यूचर में आपको रुपए बढ़कर मिलेंगे, मतलब फ्यूचर में आपके पास अमाउंट ऑफ मनी पहले से ज्यादा होगा, तो उसे हमने क्या बोल दिया? इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे उसको? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में उम्मीद से रखी जाती है कि अगर 100 रुपए लगाए हैं तो 120 रुपए मिल जाए, 130 रुपए मिल जाए, इस तरीके से नहीं, कुछ बढ़कर मिलना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो ये फर्म्स हो, अब देखो जो फर्म्स जो होंगी वो जितना भी अमाउंट कमाएंगी उस पर भी उनको टैक्स देना होगा। जैसे टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, तो उन लोगों को भी क्या करना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। बट गवर्नमेंट उनकी कंपनी की थोड़ी बहुत हेल्प भी करेगा, तो इसे बोलते हैं गवर्नमेंटल परचेज। यानी मान लीजिए टाटा कंपनी ने बहुत सारा आयरन बनाया, तो कुछ आयरन गवर्नमेंट भी खरीद लेगी, तो इससे उसको मनी भी मिल जाएगी कंपनी को। इस तरीके से ये हमारा साइकिल रन करता है, और जब तक ये रन कर रहा है तब तक इकोनॉमी के लिए अच्छा है, और अगर ये रुक गया तो मामला गड़बड़ है। क्या ये डायग्राम समझ में आ गया सभी लोगों को? इसमें कोई दिक्कत? हाँ, फैक्टर पेमेंट का मीनिंग होता है, हम लोग पढ़ेंगे वैसे 9th क्लास के इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और फिजिकल, मतलब कैपिटल प्लस ह्यूमन एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब कुछ मिलके बनते हैं, ये बनते हैं फैक्टर। और इन्हीं फैक्टर्स को पेमेंट करना होता है, नहीं ये जितना भी खर्चा कर रहे हैं वो उस पर जो खर्च, मतलब जो भी मनी खर्च हो रही है इन सब चीजों पे, उसे बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। हाँ जी, तो एक बार कंफर्म करें, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यस सर, क्लियर है। ठीक है। अब देखिए, आगे देखिए, अब ये डायग्राम क्या बताना चाह रहा है, तो वैसे मैंने आपको समझा दिया है। तो कुल मिला के द डायग्राम एनकैप्सुलेट ऑल ट्रांजेक्शंस ट्रांसफरिंग बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म्स इन अ रूडिमेंट्री इकोनॉमी। मतलब एक ऐसी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जहां पे एक सर्कल बन रहा है। सर्कल मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है, और यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं हाउस होल्ड एंड फर्म्स के बारे में उसे बताया गया है। अगर कोई वर्ड का मीनिंग नहीं है तो बाद में भी आप गूगल कर सकते हो, ठीक है ना उसको। इट सिंप्लीफाइज द सिनेरियो बाय अज्यूमिंग that households are the sole purchasers of goods and services expending all of their income। अब देखो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि एक सिंपल सी बात है कि जितनी भी सर्विसेज या जितने भी गुड्स बनाए जा रहे हैं उन सभी को खरीदने वाला कौन है? सोल परचेजर कौन है? हाउस होल्ड है। वही गुड्स को और सर्विसेज को यूज कर रहा होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हाउस होल्ड लोगों की इनकम बढ़े। जितनी इनकम बढ़ेगी उतना ही तो खर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अभी आपकी जॉब नहीं लगी हुई है, तो आप हो सकता है कार नहीं है ना, मान लो एक स्कूटी, कॉमन स्कूटी है पूरे घर की, कल को आपकी जॉब लग गई तो अपने लिए अलग कार खरीदोगे, अपने लिए अलग घर बनाओगे, 2 घर बनाओगे, 2 कारें ले लोगे। इट मीन्स इनकम बढ़ी तो आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट भी क्या चाहती है कि लोगों की इनकम भी बढ़ी रहे और लोग खर्चा भी उसी हिसाब से करते रहें, जिससे इकोनॉमी रन करती रहे। तो ये तो हो गया इनकम और इकोनॉमी के रन करने का कॉन्सेप्ट। सो
इन दिस साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक मतलब एक की डिपेंडेंसी दूसरी के ऊपर है, अगर एक चीज रुक गई दूसरी अपने आप ही रुक जाएगी, तो इसे बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। मनी परपेचुअली सर्कुलेटेड फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स, तो बताना चाह रहे हैं कि इसमें मनी घूमती रहती है हाउस होल्ड से फर्म के पास और फर्म से हाउस होल्ड के पास, तो हाउस होल्ड टू फर्म एंड सब्सिक्वेंटली बैक टू हाउस होल्ड। अब इसका मीनिंग तो मैं थोड़ा सिंपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी में, सॉरी हमारी कंट्री में एलजी कंपनी है। एलजी कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एलजी कंपनी फ्रिज बना रही है, एसी बनाती है ना, और भी कुछ चीजें बना रही होगी। एक इंसान मान लीजिए एलजी कंपनी में नौकरी करता है, उसका काम है फ्रिज बनाना। तो डेफिनेटली जो फ्रिज वो कंपनी के लिए बना रहा है, ऐसा ऐसा तो है नहीं कल को बोलेगा कि अरे सर एक घर ले जाना है फ्रिज, नहीं। तो वो क्या करेगा, उसे अगर फ्रिज की रिक्वायरमेंट है तो वो उस फ्रिज के लिए अमाउंट पे करेगा, और क्योंकि वो उसी कंपनी में काम करता है तो वो कंपनी उसको सैलरी देती है। यानी एक तरीके से जो अमाउंट उसने खर्च किया उसी में से उसकी सैलरी बनी होगी, है ना। इन हम ऐसे मान लें कि मान लो दो ही लोग थे और उनकी कुछ अमाउंट ऑफ सैलरी रही होगी और फिर उन्होंने कोई सामान खरीदा, तो इस पे आप समझ में आ रहा होगा कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग यूज कर रहे होते हैं वो डिपेंड करता है हमारी इनकम पे, और हमारी इनकम कितनी होगी वो डिपेंड करता है हमारे खर्चे पे। ये दोनों चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल डिपेंडेंसी ऐसी है कि एक चीज सुपीरियर तो दूसरी भी, और एक चीज डाउन तो दूसरी भी डाउन, इसीलिए इसको बोला गया है साइक्लिक प्रोसेस। अब ये अमाउंट जितना भी सैलरी के फॉर्म में मिलता है हाउस होल्ड्स को, वो दोबारा से कहाँ पहुंच जाएगा, इंडस्ट्रीज के पास पहुंच जाएगा, फर्म्स के पास पहुंच जाएगा, और इन्हीं कंपोनेंट से बनता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी serves as a metric for quantifying this monetary flow। क्वांटिफाइंग यानी क्वांटिटी बताते हैं कि कितना मनी का फ्लो हुआ। It can be calculated for an economy through one of the ensuing methodology। हम लोग अभी के टाइम में नीचे दिए हुए इन मेथड में से कोई भी एक मेथड फॉलो कर सकते हैं कंट्री की इकोनॉमी यानी जीडीपी को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जीडीपी को आइडेंटिफाई करने के लिए जो पहला मेथड अपनाया जाता है वो है द एक्सपेंडिचर मेथड। पहले मेथड का मीनिंग क्या है, द एक्सपेंडिचर मेथड। तो आप एक्सपेंडिचर से समझ ही रहे होंगे खर्चा, तो खर्चे के हिसाब से दिस एंटेल्स समिंग अप द टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय हाउसहोल्ड। यानी एक पर्टिकुलर साल में जितने भी हाउस होल्ड लोग थे उन्होंने कितना खर्चा किया, वही हमारी कंट्री की क्या होगी, जीडीपी होगी। एक चीज तो ये होगी। दूसरी द इनकम मेथड, इनकम के हिसाब से हम अगर हम बात करते हैं, दिस इन्वॉल्व्स aggregating the total income disbursed by firm in the form of wages, rent and profit। कहने वाली बात ये जितने भी लोग काम कर रहे थे किसी भी एक कंपनी या फर्म के अंदर, उस फर्म ने जितनी भी सैलरी, मनी, प्रॉफिट या रेंट दिया है लोगों को, उसी से मिलकर क्या बनता है, कंट्री का जीडीपी बनता है। The output value added method, this encompasses telling the complete value of all ultimate goods and services produced within the economy। अब ऐसे समझिए आप कि अगर हम रफली या फिर अब अगर हम ओवरऑल बताना चाहें तो कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, बनते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, हमारी जीडीपी। ठीक है। अब आगे देखिए कि सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, हमें कुल मिला के कंट्री की इनकम की अकाउंटिंग करनी क्यों है। अकाउंटिंग का मतलब लेखा जोखा बना के रखना। क्यों बना के रखना है हमें कि कितना इनकम हुआ, कितना लॉस हुआ, कंट्री की जीडीपी कितनी है, क्या मतलब है इन सबका। तो इनका पहला कारण है कि इंटरनेशनल कंपैरिजन करने के लिए। कल कोई बोलेगा कि भाई आपकी कंट्री हमसे बेटर है, खराब है, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन का मतलब ये हो गया कि हमारी इनकम कितनी है, दूसरे की कितनी, ये कंपैरिजन के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल कंपैरिजन। National income accounting serves as a yardstick for gauging the growth rate and development of nation। This in turn facilitates comparison of the standard of living across different countries। तो बेसिकली हुआ ये कि नेशनल इनकम से हम एक आइडिया लगाते हैं हमारी कंट्री की ग्रोथ रेट का
और कंट्री के डेवलपमेंट का। मान लो 1 साल पहले 100 रुपए की कमाई हुई थी कुल मिला के जीडीपी में, और अगली बार 150 रुपए की हो गई, तो इसमें हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि यार पिछली बार से 1.5 टाइम्स हो गया, यानी 50% का सीधा सा प्रॉफिट हुआ है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आइडिया लगाते हैं कि कंट्री की इकोनॉमी पॉजिटिव जा रही है नेगेटिव जा रही है। बेसिकली किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमी होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो this in turn facilitate comparison of the standard of living across different countries। और फिर हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि यार हमारी कंट्री में कितने रुपए का सामान बना, दूसरी कंट्री में कितना बनता है, वहां पे लोगों की कितनी इनकम है, हमारी कंट्री के अंदर लोगों की कितनी इनकम है, तो इससे कंपैरिजन करते हैं। और ध्यान ये रखना, कंपैरिजन हमेशा हम लोग अपन से बेहतर कंट्री के साथ करेंगे। तो अगर हम डेवलपिंग है तो हम डेवलपिंग में अच्छी कंट्रीज या फिर डेवलप्ड कंट्री से अपना कंपैरिजन कर रहे होंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि कंपैरिजन करना है बड़े से करो, छोटे से क्या करना है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है बिजनेस डिसीजंस। बिजनेस डिसीजंस यानी कंट्री के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट होना है, कैसे डेवलपमेंट होना है, उनके डिसीजंस कौन किस तरीके से ले रहा होगा। It provides insights into the relative contribution and potential of diverse sectors within the economy. This valuable information guides the business community in formulating strategy for future production and investment endeavors। इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिला के हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन कितना है, प्लस ये जो कंट्रीब्यूशन है उसका फ्यूचर में पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल मतलब सपोज अभी कंट्री में 10 रुपए का सामान बिकता है, हो सकता है 2 साल के बाद 100 रुपए का सामान बिकने लग जाए, तो इसे बोलते हैं पोटेंशियल चेक करना। और इसी के थ्रू जो बिजनेस कम्युनिटी होती है वो फ्यूचर में अपने जहां पर भी उन्हें इन्वेस्टमेंट करना होता है, बिजनेस प्लान करना होता है, वो इसी हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी बनती है। देन नेक्स्ट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन मतलब कंट्री की इकोनॉमी को किस हिसाब से ग्रो करना चाहिए, उसके लिए पॉलिसी बनाई जाती है हमारी कंट्री के अंदर, जिसे हम लोग समझते हैं कि हमारी कंट्री में बजट आता है और फिर कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होना है, वो सब कुछ डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, नेशनल इनकम अकाउंटिंग शेड्स लाइट्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज within the economy. This valuable insight aids the government in judiciously allocating resources, thereby fostering equality and overall development within the nation. तो कुल मिला के पॉलिसी का फॉर्मुलेशन यानी जो पॉलिसी बनाई गई है वो कितनी अच्छी पॉलिसी है। तो उसमें होगा क्या कि नेशनल इनकम की अकाउंटिंग की जाएगी, इनकम के रिसोर्सेज देखे जाएंगे, और प्लस एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ हो रहा है वो भी चेक किया जाता है, प्लस जितने भी रिसोर्सेज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए, ध्यान से समझिएगा कि जितने भी रिसोर्सेज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हुए हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, उनका बेटर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए उन सभी का? बेटर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और यूटिलाइजेशन अलोकेशन ऐसा हो कि सभी को इक्वल बेनिफिट हो और सभी का इक्वल डेवलपमेंट हो, क्योंकि एक कंट्री में, किसी भी कंट्री में इक्वलिटी बहुत मैटर करती है कि वो कितना ढंग से सभी को साथ में लेके चल पा रहे हैं। तो इक्वलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन पॉलिसी इवेल्युएशन। अगर हम अपनी कंट्री की पॉलिसी बनाएंगे तो हम उसे इवेल्युएट कर पाएंगे प्रीवियस ईयर के साथ कि पिछले साल की कितना डेवलपमेंट और इस साल कितना डेवलपमेंट। तो इनकम अकाउंटिंग दिस कंसर्न स्पेसिफिक इकोनॉमिक accomplishment and shortcomings, providing the populace with the means to access the efficacy of government policies। अब देखो यहाँ पे जो भी वर्ड्स नहीं आ रहे हैं उनको आपको मीनिंग उनका लिख लेना है। तो यहाँ पे बताना क्या चाह रहे हैं कि पॉलिसी को इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का मतलब ये करना होता है कि वो पता लगाते हैं कि कंट्री के अंदर इनकम या फिर इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, देन वो क्या फुलफिल कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर रिक्वायरमेंट्स को, नीड्स को। और अगर ऐसा है, ठीक है, तो प्रोवाइडिंग द पॉपुलेस विद द मींस ऑफ एक्सेस द एफिकेसी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट उसके लिए पॉलिसी बनाएगा और वो इंडस्ट्री आगे और ग्रो करती है। और अगर सपोज कर लो कि कोई भी इंडस्ट्री एक दो पॉइंट में लैग कर रही है तो वहां पर भी गवर्नमेंट उसकी हेल्प करेंगे। और इन सब चीजों को करने के लिए गवर्नमेंट अपना एनुअल बेसिस पे बजट रिलीज करती है, जिसे बोलते हैं एनुअल बजट। और ये मोस्टली फेब के मंथ में आता है
और हर बार आपको नया वाला ही पढ़ना होगा। ठीक है, हर साल क्योंकि पेपर दोगे उससे पहले फेब आएगा और फेब के बाद मई या जून में पेपर होगा, तो आपको नया वाला एनुअल बजट पढ़ना है हर बार। पर ध्यान रखना कि वो टाइम पास वाली चीजें नहीं पढ़नी है, उसके अंदर उसमें काम की चीजें पढ़नी है कि क्या क्या पॉलिसी बनी, किस तरीके से बनी, किस तरीके से डिसीजन हुआ, वो सब कुछ बातें। तो एनुअल बजट ये क्या चीज होती है? इट प्लेज अ पाइवटल रोल इन शेपिंग द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी को प्रॉपर स्ट्रक्चर करने के लिए कौन होते हैं? गवर्नर्स, या फिर जो बजट को बना रहे होते हैं। Of the government influencing decisions regarding borrowing and taxation to mitigate income and employment functional fluctuations। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि इनकम कम होती भी जा रही है, एम्प्लॉयमेंट भी कम है, तो ये थोड़ा सा कंसर्न का पॉइंट है। तो द गवर्नमेंट में ऑप्ट फॉर डेफिसिट और सरप्लस बजट टू काउंटर एक्ट इकोनॉमिक डाउनटर्न्स और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। तो जहाँ पे बताया जा रहा है कि कई ये हो सकता है कि कोई भी इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट उसको हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि इनिशियली ऐसा माना जाता है कि 2 साल 3 साल तक वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा होगा, तो इनिशियली कौन हेल्प करेगा? गवर्नमेंट हेल्प करेगी। किनकी हेल्प करेगी? किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की है या फिर इनकम जो अर्निंग सोर्स वाले लोग हैं उन सभी की। तो ये चीज को ध्यान रखना कि गवर्नमेंट हेल्प जरूर करती है। Then, national statistics offer a clear depiction of how national expenditure is appropriate, अपॉर्चुनेट बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। कहने का मतलब क्या है कि एक प्रॉपर रेशियो में होगा कि किसी भी पर्सन की अगर इनकम बढ़ती है तो उसका कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से बढ़ रहा है, तो उसका एक फिक्स रेशियो होता है। अब ऐसा नहीं है कि सभी मान रहे हैं, कुछ लोग होते नहीं मानते हैं, है ना, तो वो ध्यान रखना है हमको। कुछ लोग मतलब कुछ कंट्रीज। ओके, एक सेकंड। हाँ जी, ठीक है, डन। तो यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आइए कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। अगर हम कंट्री की इनकम की बात करते हैं, नेशनल इनकम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो देखिए। Economists have devised 4 distinct methods for computing a national income over time। यानी हमारे पास 4 मेथड है, 4 मेथड है अलग अलग कंट्री की नेशनल इनकम को आइडेंटिफाई करने के लिए। These methods encompass ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एक तो हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बेसिस पे डिफाइन करते हैं जीडीपी को। दूसरा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी बोलते हैं, इससे भी हम लोग कंट्री जीडीपी को डिफाइन करते हैं। देन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये अभी तो आप नाम सुन लें इनका, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग आगे देखेंगे, उनमें डिफरेंस भी समझेंगे कि क्या डिफरेंस है। बहुत छोटी छोटी चीजें होंगी जो आपको यहाँ पे फोकस में रखनी होंगी। देन जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आपको ये डेफिनेशन तो देखो याद ही हो जानी चाहिए कि जीडीपी क्या होता है और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म है। ये चीज नहीं बोलनी है हम लोगों को। द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी pertain to the total market value of all ultimate goods and services generated within economy during a specific time frame। तो ये वही चीज जो मैंने आपको समझाई थी अभी कि एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम के अंदर जितने भी रुपए का सामान खरीदा जाता है वहां की वो इकोनॉमी बन जाती है, मतलब जीडीपी बन जाती है। In the case of India, spans from April to March. The measurement encompasses the value of the final goods and services produced within a defined geographic boundaries irrespective of the nationality and the producing individual entity। Basically इसका मीनिंग क्या हुआ कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए कैलकुलेट किया जाता है, यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का घूम कर आओगे पूरा साल पूरा हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का इसका टेन्योर रहता है एवरी ईयर, जो जीडीपी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। और इसमें गुड्स सर्विसेज जो भी कुछ है, जितना भी मनी अर्न किया गया, उन सभी का एक लेखा जोखा रखा जाता है। टू elucidate car produced in India by a Japanese company are factored into the India's GDP, with Jaguar cars manufactured in the UK by Tata would not contribute to India's GDP।
अब यहाँ पे एक चीज बोली हुई है कि देखो कोई कंपनी है दूसरी कंट्री से गुड्स को मंगवाती है वहां से, और यहाँ पे असेंबल करना है, जोड़ने का काम किया जाता है। तो वो थोड़ा सा एक ट्रिकी चीज है। बट नॉर्मली हम कंट्री के अंदर जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं वहाँ के लोगों की इनकम या फिर उनका कंजम्पशन का लेवल देखकर, क्योंकि कंजम्पशन भी तभी कर पाएंगे और इनकम होगी। अगला है, इट इज pertinent to note that GDP account exclusively for the ultimate output of such goods and services. This creation, which emphasizes the inclusion of only finished or final product, is crucial in preventing the inadvertent duplication of raw material, intermediate goods and end जो भी प्रोडक्ट होता है। अब इसका मीनिंग क्या है कि बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि देखो जो सर्विसेज वगैरह मिल रही हैं, जो गुड्स वगैरह मिल रही हैं, उन पर एक तरीके से फाइनल प्रोडक्ट जो बनाया जाएगा उसका पब्लिक पर बेनिफिट क्या रहेगा, पहली चीज तो ये है। दूसरा उनके लिए हेल्पफुल किस तरीके से रहेगी। तो जैसे हम भी कोई चीज खरीदते हैं तो हम उसका यूटिलिटी चेक करते हैं कि ये हमारे लिए काम की चीज है कि नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे बताया हुआ है कि रॉ मटेरियल के फॉर्म में और इन्वेस्टमेंट गुड्स दोनों के ही फॉर्म में हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि किस तरीके से कहाँ पे कितना मनी लगाया जा रहा है। तो ये हो गया। तो इसमें एक कंपोनेंट क्या होता है, टाइम के साथ यूटिलाइज हो जाता है, फिर चेंज हो गया है, फिर खत्म हो गया उसकी इंटेंसिटी। तो ये चीज थोड़ी सी में ध्यान रखनी है। देन फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट का मीनिंग हम ये समझ सकते हैं कि रॉ मटेरियल से सपोज करो व्हीट राइस सब कुछ दिया हुआ है और इससे बढ़िया से हम लोग प्रिपेयर करते हैं बड़ी थाली, तो इसे हम लोग बोलेंगे फाइनल आउटपुट। कि बेसिकली जो आउटकम निकला पूरी पूरी एक्टिविटीज का वही है हमारा फाइनल आउटपुट। So final output refers to goods and services acquired for ultimate consumption or utilization. तो basically फाइनल आउटपुट डिपेंड करता है कंजम्पशन पर, यूटिलिटी पर एंड सर्विसेज पर, इन तीनों फैक्टर्स पर। देन नेक्स्ट है इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसे बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रॉ मटेरियल, denote product employed and input in the manufacturing of other goods, the circumvent the issue of double counting. There are two approaches. तो अब देखिए यहाँ पे जब भी कभी इनकम को काउंट किया जाता है तो कई बार क्या होता है कि डुप्लीकेसी हो जाती है। डुप्लीकेसी यानी दो दो जगह पर एक ही इंसान का नाम हो सकता है, मतलब वो आधार कार्ड वगैरह मिलाकर। तो वही चीज आपको ध्यान रखनी है कि कंट्री के अंदर जब भी कोई एग्जाम हो रहा है तो उसकी बेसिक नॉलेज में होनी चाहिए। और फिर उसमें हमें ये भी समझना है कि कोई चीज अगर प्रोड्यूस हो रही है या फिर कोई चीज इश्यू की गई है तो उसमें मनी का क्या रोल रहेगा। तो ये थोड़ा सा हमें समझने वाली बात है। कंसीडर, नेक्स्ट पॉइंट है कंसीडर सोलली द वैल्यू ऑफ द एंड प्रोडक्ट। और फाइनली आपने कितना अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, ये डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस कितना ग्रो करेगा। तो बेसिकली जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा उतनी ही उसकी डिमांड ज्यादा। डिमांड ज्यादा तो कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो कंट्री की इकोनॉमी रन करेगी, कंट्री की इकोनॉमी रन करेगी तो लोगों का लाइफ स्टाइल बढ़ेगा, और लाइफ स्टाइल बढ़ेगा तो लोग खर्चा करेंगे, और खर्चा करेंगे तो दोबारा से मनी कहाँ पहुंचेगी घूम फिर के कंपनीज के पास, और फिर वो फर्म से कंपनीज, और वही कंपनी फिर बाद में क्या करेंगी, उसी अमाउंट को पब्लिक को छोटे छोटे अमाउंट के साथ वापस कर देते हैं। तो ये आपस में जुड़ा हुआ एक विस्कस साइकिल है। Compute the value added at every stage of production, spanning from the initial phase to the final. This is precisely ascertained by deducting the value of intermediate goods and the sale value. तो अब होता यह है कि जीडीपी के अंदर हम लोग यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में नहीं सोचते हैं और सेल वैल्यू। अब ये चीज क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्क है और वो काम कोई भी करता है, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सपोज एक कंपनी है, जो छोटी मोटी कंपनी मान लीजिए आप, वो बेसिकली बना रहे हैं, हम पिज्जा ही बनवा लेते हैं पिज्जा। अब उसमें कंपनी का आउटपुट कैसे एनालाइज करना होगा, कंपनी को या फिर कंपनी का जो भी रेस्पेक्टिव पर्सन होगा उसे ये ध्यान रखना है कि क्या सभी लोग वर्क प्रॉपरली कर रहे हैं, कहीं पे कोई दिक्कतें भी तो नहीं है। वैसे ही सब चीजें दिक्कत इन द सेंस जैसे नाली के पॉइंट ऑफ व्यू में कि वहां पे कचरा तो नहीं है या फिर कंडीशन सही है कि नहीं है, तो ये तो इस पॉइंट से होगी। और ऐसे ही हम कंट्री के बारे में भी
सोच सकते हैं कि भाई कंट्री की नेशनल इनकम काउंट करनी है, जीडीपी काउंट करनी है, तो किस तरीके से कर सकते हैं। अब ये तो हमने मोटा मोटी बात कर ली, जिसे हम बोलते हैं मैक्रो लेवल पर, मैक्रो यानी बड़े लेवल पर। अब आइए थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा डीप जाते हैं कि रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है कि रियल जीडीपी क्या है और नॉमिनल जीडीपी क्या है। देखिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। Nominal GDP signifies the production of final goods and services in the current year, evaluated at prevailing price of that year. तो बेसिकली एक कंपनी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जीडीपी को किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज पर जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ तो सब कुछ किसमें काउंट हो जाएगा, जीडीपी के अंदर। देन कन्वर्सली रियल जीडीपी, यानी रियल जीडीपी अगर हम उल्टा करते तो क्या है, परटेन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द करेंट ईयर, वैल्यूड यूजिंग प्राइसेस फ्रॉम अ chosen base year, the base year prices remain constant। तो अब देखो हुआ क्या कि रियल जीडीपी को दिखाने के लिए, यानी जीडीपी में सच में पहले कितना था और अभी कितना चेंज हुआ, उसमें वो चेंजेस बताने के लिए जो भी, जैसे कंट्री के अंदर हम लोग हमारी इकोनॉमी किस तरीके से रन करेगी, वैसे ही हम दूसरी पे भी समझ सकते हैं कि वो चीज कैसे रन कर रही होगी। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है रियल जीडीपी। द रियल जीडीपी स्टैंड एज अ सुपीरियर मेथड फॉर कंप्यूटिंग जीडीपी ड्यू टू द पोटेंशियल इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट इन द गिवन ईयर। तो बताया जा रहा है कि देखो कंट्री या फिर प्रोडक्शन पर तो फर्क पड़ा है, तो उस केस में अगर इन फार्मिंग ही प्रॉपर नहीं हुई, अगर हम फार्मर्स का पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, जब फार्मिंग ही प्रॉपर नहीं होगी तो डेफिनेटली वो लोग मनी भी पे नहीं कर पा रहे होंगे फर्दर फैसिलिटीज के लिए, तो फैसिलिटीज इनको नहीं मिल पा रही होंगी। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। हाँ, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। sir. ठीक है, अब थोड़ा एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। फॉर अ क्लियर इलस्ट्रेशन लेट्स एग्जामिन एन इकोनॉमी फोकस सोलियरली एन एप्पल प्रोडक्शन, मतलब एप्पल प्रोडक्शन के लिए जो कंपनी काम करती है। In the year 2010, this economy yielded 100 apples, each priced as $1. Consequently, the nominal GDP for 2010 total $100, calculating by multiplying 100 apples by $1 for fast forward 5 years, the apple output dwindled to 50%, price surged to 3 पर डॉलर का साइन दिया हुआ है अपीस। दिस लीड टू अ नॉमिनल जीडीपी $150 for 2015। This indicate an increase in GDP even through production decrease। तो बताया यहाँ पे गया है कि देखो जीडीपी ग्रोथ करती है भले ही प्रोडक्शन कम क्यों ना हुआ हो। तो जीडीपी में ध्यान रखिएगा कि ये डिक्रीज रहेगी, और चाहे भले ही आउटपुट कितना भी कुछ रहा हो उससे फर्क इस पे नहीं पड़ता है। तो थोड़ा ये समझने वाली चीज है कि कौन सी चीजें अफेक्टेड होंगी और कौन सी नहीं। Now let's set 2010 as the base year. In this scenario, the real GDP for 2010 remains at $100, and for 2015 it's $50, computed by multiplying 50 apples by the 2010 प्राइसेस। तो अब ये एक सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है कि जितने रुपए थे उससे उन्होंने कुछ चीजें खरीद ली, तो इस तरीके से जीडीपी रन करेगी। The dip in real GDP mirror the decline in actual production within the economy. Hence, real GDP provides a more accurate depiction of an economy's performance than nominal। तो बेसिकली ये है कि जिस तरीके से जीडीपी को हमें सेव करके रखना है, वैसे ही और भी चीजों को हमें मैनेज करके चलना है। और प्लस अपना जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का मतलब गुड्स के यूज होने पर उसकी वैल्यू का कम हो जाना, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। फॉर elaboration on the concept of base year will be covered in subsequent section। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बेस ईयर क्या होती है। बेस ईयर मतलब जिस ईयर से कंपैरिजन किया जाए कि अब ये जो आउटपुट है वो 10% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, 30% बढ़ गया, इस तरीके से।
यानी जो भी कंडीशंस चल रही हैं उसको किस तरीके से आप एनालाइसिस करेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, या फिर जीडीपी कैसे ध्यान रखनी है उसके लिए। तो अब हम थोड़ा सा एक और बात करते हैं जीडीपी के अलावा जीएनपी। देखो ये बहुत सारे नाम मिलेंगे, सेम टाइप के ही है, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि जीडीपी अलग है, जीएनपी अलग है। जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, द जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, are intricately linked as previous mentioned. GDP account for the goods and services regarded within a country order, regardless of whether they were produced by citizens or foreigners। हाँ जी, मेरी वॉइस आ पा रही थी रेगुलर आप लोगों के पास? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, तो बेसिकली अब हुआ क्या कि जो सिटीजन है वो सिटीजन इंडियन है, फॉरेनर है, तो बेसिकली जीडीपी का, जो भी हमारी कंट्री का जीडीपी है उसका कम से कम पार्ट बाहरी लोगों पे खर्च होना चाहिए, या फिर कम से कम दूसरे लोगों पे इन्वेस्ट होना चाहिए। तो उस पर फोकस किया गया है, और यही कंट्री के लिए डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल भी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझेंगे कि GNP gauges the value of output generated by countries or nationals irrespective of where it occurs geographically. It encompasses the output of Indian citizens both within the India and across all over other worlds. तो अब यहाँ पे समझिए कि GNP अगर हम डिफाइन करते हैं तो GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कंट्री के अंदर कितने कितने गुड्स बनाए गए उन्हें हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, GNP। To elucidate further, consider a few examples that take Microsoft, a US-based company. If it establishes a production factory in India, the value of the output from the from facilities contributes to India's GDP but not to India's GNP. Conversely, when Indian companies like Infosys or TCS provide service in the US, the value of these services does not factor into। तो बेसिकली बात ये की जा रही है कि देखो, नौकरियां एक तो बहुत कम है, दूसरी बात जीडीपी जिस तरीके से डावाडोल होती है, तो उसी हिसाब से हमें उसको एडजस्ट भी करना होता है, और उसको एडजस्ट करने के कैसे तरीके हो सकते हैं, जीएनपी के लिए भी, जीडीपी के लिए भी, और किसी और चीज के लिए तो वहां पर भी। सो आगे देखिए, जीएनपी इज डिराइव्ड फ्रॉम जीडीपी। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जीएनपी को जीडीपी से लिया गया है। बाई एडिंग द नेक्स्ट फैक्टर, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इन एन इकोनॉमी विद substantial inflows of foreign direct investment, the minimum outgoing FDI, FDI का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। तो आगे देखिए, minimal output (FDI) in GDP typically surpasses the GNP. Conversely, in an economy where more nationals engages in economic activity abroad compared to the foreign individuals, तो अब होता यह है कि हम हमारी कंट्री की इकोनॉमी को या फिर इनकम को कहाँ से कंपेयर करते हैं, डेवलप्ड कंट्रियों के साथ। तो होना चाहिए, बट इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इनकम के बाद तो फूड एंड कंजम्पशन वाला तो है ही, तो वही है। तो ये दो तरीके हैं, आप जीडीपी और जीएनपी को किस तरीके से एनालाइज करते हैं उसके लिए। नेक्स्ट देखिए, while GDP is a widely used economic indicator, some economists criticize it for not providing a complete portrayal of a nation's economy status. This is because GDP accounts for profit earned in a nation by foreign companies, which are then repatriated the foreign investors. If these repatriated profit substantially outweigh earning from nations, overseas citizen and assets। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म समझनी है कि एक बिजनेसमैन है, मान लीजिए वो थोड़ा बहुत काम कर रहा है ना, तो उसमें इतना फायदा नहीं है। एक बिजनेसमैन है, वो बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करता है ना, सामान लाना ले जाना, तो उसका मैटर करता है, नहीं उसकी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में ज्यादा है एज कम्पेयर टू अस।
जो लोग कोई चीज नहीं बना रहे हैं या फिर कोई आउटपुट उनके एंड से नहीं जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जीडीपी डाउन हो जाती है। जीडीपी की बात भी हम लोग भी करेंगे, वैसे तो हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन और भी है। अगला है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA represent the disparity between the total earning of a country citizen and business overseas and the total earning of foreign citizen and international businesses with that country। तो कहने वाली बात इस तरीके से है कि जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल करते हैं इनकम के, वहाँ पे अभी जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फिर वही अवेलेंस नहीं बना पाएंगे और उनका अपना अपना फंडा होता है, फंडा इन सेंस वो किस तरीके से वहाँ पे रह रहे हैं। द नेक्स्ट पॉइंट है वाई जीडीपी द मोस्ट एक्सेप्टेबल इंडिकेटर। तो अभी तक के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो जो ये मान लीजिए कि हम कुछ इंस्टीट्यूट्स को या कुछ चीज़ों को बहुत ही अच्छा मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए इन्फोसिस है, आकाश है, तो इस तरीके से, या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आपने यूपीएससी में देखा होगा, दृष्टि आईएएस है, निर्माण आईएएस है, विजन आईएएस है, तो इस तरीके से। तो होता क्या है, कंट्री के डेवलपमेंट के साथ साथ रेट, हेल्थ केयर, ये तो सब कुछ ग्रो हो ही जाएगा। देन जितना अर्निंग किया जा रहा है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, सेविंग भी करनी है। फर्दर मोर द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन ऑफ जीडीपी boasts a transparent methodology, rendering it relatively straightforward to compute. Being a numerical and accounting calculation with an established framework, it maintain objective. This is an stark contrast to subjective and intricate measures such as happiness and political freedom। अब कहने वाली बात क्या है, मोस्टली ये जब ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, फिर आना और जाना जब होता है, तो उस केस में ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सामने वाले को ये अश्योर करें कि सीट बेल्ट लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ है, प्रॉपर तरीके से गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है। तो वो सब चीजें हम लोग उनको गाइड करते हैं और इससे जीडीपी भी रन कर रही होती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। The widespread adoption of GDP and its standardized calculation process allow for seamless cross-country and temporary comparison due to its extensive historical uses and uniform methodology. Uh, Policymakers have a solid understanding of GDP and its implication। तो बेसिकली हुआ क्या, चाहे आप किसी भी ऑफिस, गवर्नमेंट जगह पे जा रहे हैं, तो वहां पे कोई ना कोई एक या दो एक्सपर्ट तो होंगे ही होंगे। तो एक तो ये चीज हो गई। देन नेक्स्ट देखिए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कोई चीज है यूज में नहीं आ रही है और सिंपली वो टाइम बाहर खड़ी हुई है और वो बारिश या फिर बाकी सब चीजों से अफेक्टेड हो रही है, तो इसे बोलते हैं डीके। डीके, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से लोगों की नौकरी मतलब एक तरीके से मैटर करती है, डिपेंड करती है जिन पर। देखिए थोड़ा डेप्रिसिएशन का मीनिंग कमी, खराबी। जैसे कि मान लीजिए एक मशीन खरीदी, अभी 10,000 रुपए की आ रही है, 2 साल यूज करा तो वो थोड़ी डेप्रिसिएट हो गई, यानी घट गई उसकी वैल्यू। मान लीजिए अपनी 10,000 की जगह पे 8,000 की, ऐसे 6,000 रुपए की, इस तरीके से उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। In the production process, all machinery and equipment employed to manufacture other goods experience a certain degree of deterioration over time। थोड़ा गलत बोल दिया होगा शायद। Over time, this economic wear and tear which every economy undergoes is referred to as a depreciation। इसका मतलब wear and tear है टूट फूट। बेसिकली होता क्या है कि कोई मशीन खरीदी, मान लीजिए आपने कार ली है 50 लाख की और आपने 2 साल यूज कर लिया, तो 2 साल के बाद अब उस कार की वैल्यू 50 लाख नहीं रही होगी, अब कम हो गई होगी। तो जो एक्चुअल वैल्यू है और कुछ टाइम के बाद ये कम हो गई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और ये टाइम के साथ होगा। To ensure that the productive capacity of nation remain intact, a portion of a capital goods produced must be allocated or for replacing this wear and tear. This allocation is known as capital consumption allowance। कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस यानी बेसिकली कि मनी को कंज्यूम करने के लिए कितना अमाउंट, क्योंकि देखो नोट छापने के लिए भी नोट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। तो वही चीज यहाँ पे भी एक्सप्लेन की जा रही है कि मान लीजिए नोट छापे 1 करोड़ रुपए के, और 1 करोड़ के नोट छापने के 10 लाख रुपए खर्च हो गए,
तो बेसिकली हुआ ये कि वो जो 1 करोड़ का अमाउंट बना उसमें डेप्रिसिएशन हो गया, कितना, जितने रोड बनाने में रुपए खर्च हुए। तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। Within this framework, the investment outlay of firm consists of two components। यानी किसी भी कंपनी में आप अगर मनी लगाते हैं तो उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट, देयर इज एन अलोकेशन फॉर acquiring new capital goods and machinery to expand production capacity, तो termed as a net investment। अगर जो मनी दी गई है किसी कंपनी को और उस मनी से कंपनी नए नए तरीके ढूंढती है कैपिटल जनरेशन के, मशीनरी वगैरह खरीदती है, तो इसे हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। सो दिस पोर्शन इज geared towards enhancing the production capacity of the firm। और इससे होगा क्या, उस फर्म की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन यानी चीजों को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी। दूसरा है, simultaneously a portion of the investment is directed towards the replacement of worn out capital goods or the upkeeping of existing one। The expenses incurred for this process are labeled as depreciation expenditure। पहली बार में तो हमने क्या किया था कि हमने नई नई चीजें खरीद ली, है ना, मशीन खरीद लिया, गुड्स वगैरह ले लिया, लेकिन जब अमाउंट पहले से रखी हुई चीजों को ही ठीक करने में खर्च होता है तो उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ रही है? जैसे आपके पास कार रखी हुई है 20 लाख की, अब कार वो खराब हो गई है, अब उसमें खर्च करना पड़ रहा है मान लो 2 लाख रुपए, तो ये जो खर्च हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन यानी कमी, कितनी कमी हुई तो उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। The aggregate of these two components representing the total investment by a firm is referred to as gross investment। gross investment मतलब किसी भी पर्सन के थ्रू किसी कंपनी में किया गया खर्चा। तो यहाँ पे नीचे हमारे फॉर्मूले के फॉर्म में दिया हुआ है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। अब ये चीज क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट मतलब कि ऐसा रुपए खर्च किया गया जो मशीन बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, कुछ ऐसा खर्च किया गया तो उसे बोलेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। और पहले से रखी हुई चीजों की ही मरम्मत करने के लिए जो खर्च हुआ उसे क्या बोल दिया जाएगा, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के यानी नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन को मिला के जो बनता है उसे बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। दोबारा समझ लीजिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी टोटल मिला के कितना आपने लगाया है। लगाने का क्यों बोल रहा हूं मैं, मतलब फ्यूचर में आपको वो इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा, मनी बढ़कर मिलेगा। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है वो है नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा क्या निकल आएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकल आएगा। देन आगे देखिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। अल्टरनेटिव सम ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, इन दोनों को मिलाकर ही क्या बनता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। यानी कितना हमने रुपए लगाया मशीन वगैरह और लैंड वगैरह उसको लेने में, और प्लस मरम्मत करवाने के, तो मरम्मत को हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। अल्टरनेटिवली net investment is computed by subtracting depreciation from gross investment। और अगर हमें नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है तो हमें सब्ट्रैक्ट यानी घटाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लिया, उसमें डेप्रिसिएशन हटा दिया, तो वो आ गया नेट इन्वेस्टमेंट। अभी कैसे होता है, सपोज करो 100 रुपए लगाया आपने किसी कंपनी में, और वो कंपनी ये बोलती है देखो 100 रुपए में से है ना 80 रुपए में क्या, तो मैं नई नई मशीनें खरीदूंगा, है ना, लेकिन 20 रुपए में मैं पुरानी मरम्मत कराऊंगा पुरानी मशीनों की, है ना, पानी चाय पानी की व्यवस्था करवाऊंगा। तो यानी 20 रुपए तो उसने खर्च कर दिए मरम्मत वगैरह में, 80 रुपए खर्च किए नई नई चीजों को बनाने में। तो यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 80 रुपीज। यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 80 रुपीज। क्योंकि ये इस 80 रुपीज की वजह से क्या होता है, फ्यूचर में आगे जनरेशन ऑफ मनी बढ़ेगी। जनरेशन ऑफ मनी कैसे, कि 80 रुपए है, 80 रुपए लगा के वहां पे और प्रॉफिट कमाया जाएगा। तो वो अमाउंट जिसको इन्वेस्ट करके और मनी जनरेट कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, नेट इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं, जिसमें से हम डेप्रिसिएशन को हटा देंगे, वो हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। A positive net investment implies an increase in a nation production capacity and overall output। और जितना ज्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, जितनी ज्यादा कमी कंट्री के अंदर इकोनॉमी रन कर रही होगी, उतनी ही अच्छी कंट्री मानी जाती है। और दिस कैन बी इजिली कंफर्म्ड एट द इंडिविजुअल
plant level, the number of new machines installed in a given year must surpass the number of machines that have gone out during the same year. तो अब देखो इसमें क्या होता है कि एक साल में कितनी मशीनें खरीदी गई, यानी कितना इन्वेस्टमेंट किया गया, खर्चा किया गया, और कितनी खराब हो गई मशीन, है ना, न्यू मशीन जो भी इंस्टॉल की गई थी वो खराब हो गई। तो इस तरीके से हम लोग आइडिया लगाते हैं कि एक कंट्री के अंदर एक साल में कितना नेट इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे फ्यूचर में मनी जनरेट होगी ज्यादा, तो उसे बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट अथॉरिटीज एस्टेब्लिश एंड अनाउंस द रेट एट विच एसेट्स डेप्रिसिएटेड। तो इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट ये पहले ही अनाउंस करती है किस रेट से डेप्रिसिएशन होगा। फॉर एग्जाम्पल एक कार खरीदी है, तो ऐसा नहीं है कि आपने 10 लाख की कार खरीदी है और 2 महीने के बाद उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए रह गई, नहीं, वो डिफाइन होती है कि भाई एक साल में 10% कम होगी, अगले साल में 15% कम होगी, फिर 20% कम होगी, इस तरीके से। तो जिस रेट से वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जो डेप्रिसिएशन है, वो पहले से डिसाइडेड होता है, या फिर टाइम टाइम पे गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है कि उसमें डेप्रिसिएशन कितना होगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आइए एनडीपी पर। एनडीपी में डीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे क्या बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी इज essentially the GDP that has been adjusted to account for depreciation. It represents the net form of GDP, signifying GDP minus the total value of wear and tear depreciation that occurred in assets during the production of goods and services. This relationship is expressed in NDP equals to GDP minus depreciation. थोड़ा दिमाग लगाना है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एकदम समझ में आ जाएगी, चीजें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं। कि एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कंट्री के अंदर कितने रुपए का सामान बनाया गया, उसे क्या बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में मतलब सामान बनाने में तो मनी खर्च हुई होगी, तो जो मनी खर्च हो रही है उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो एनडीपी निकालना है तो एनडीपी कैसे निकलेगा, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने होंगे, कहीं पे सीधे पूछा जाएगा कि एनडीपी कितना होगा और जीडीपी गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, तो आपको एनडीपी निकालने के लिए जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन करना है, ये ध्यान रखना है। मतलब ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले अभी आएंगे। पहला है जो आपको ध्यान रखना है कि एनडीपी इक्वल क्या हो गया, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। It's important to note that the NDP of an economy will always be lower than its GDP. अब देखो जीडीपी से लोअर क्यों होगा हमेशा एनडीपी, सिंपल सी बात है, जीडीपी में हमने डेप्रिसिएशन घटाया नहीं है, एनडीपी में हमने डेप्रिसिएशन घटा दिया है, तो ऑलवेज एनडीपी जो है वो जीडीपी से कम ही होगा। दोबारा समझ लीजिए, एनडीपी जीडीपी से कम क्यों होगा, तो एनडीपी में हम लोग डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं, जबकि जीडीपी के अंदर डेप्रिसिएशन को लेस नहीं किया जाता है। So this is because depreciation can never be entirely eliminated and will always hold a positive value. इसीलिए depreciation कभी खत्म नहीं होगा। नॉर्मली समझ लो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है ना कि 10,000 रुपए का लैपटॉप लिया, 10,000 रुपए का वो 5 साल बाद बिक गया, नहीं, उसमें डेप्रिसिएशन होगा। इट मीन्स डेप्रिसिएशन को कभी भी आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते हो, बहुत से बहुत ये कि थोड़ा कम कर लोगे बट हटा नहीं पाओगे। तो ये हो गया एनडीपी। अब आइए एनएनपी, तो ये नाम सारे मिलते जुलते हैं, फुल फॉर्म ध्यान रखना इनकी। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को लेस कर दो, so the net national product is calculated as the gross national product यानी GNP minus depreciation, which expressed as NNP इक्वल टू क्या हो जाएगा, GNP माइनस डेप्रिसिएशन। तो NNP बराबर क्या हो गया हमारा, GNP। ध्यान रखना GDP नहीं है ये, GNP है ये, ठीक है। इट्स वर्थ noting that the concept of NDP and NP are not typically employed for cross-country comparison. This is due to the fact that the calculation of depreciation can differ significantly from one nation to another.
अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनडीपी या फिर एनएनपी इनके बेसिस पर कंट्री का कंपैरिजन नहीं होता है। ये कुल मिला के हमारे ही डेटा के लिए, ये बताने के लिए है कि हमारा कंट्री दूसरों से कितना बेहतर है, कितना कम बेहतर। उस चीज को समझने के लिए ये सब कुछ काम किया गया है। तो आपको अगला ध्यान रखना है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को लेस कर दो तो आ जाएगा आपका एनएनपी। अगला है द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। देखो मार्केट प्राइस यानी मार्केट में क्या रेट चल रहा है उसे बोलते हैं मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट यानी किसी चीज को बनाने में जो जो चीजें लगी हैं उसका खर्चा कितना है उसे बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। देखिए मार्केट प्राइस डिनोट्स द रियल नेगोशिएटेड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रियल यानी हकीकत वाला, नेगोशिएटेड यानी जहां पे आपस में कन्वर्सेशन हो गया है कि भाई 5 लाख का नहीं 2 लाख का है 3 लाख का, इस तरीके से यानी पहले ही नेगोशिएशन हो चुका है। दिस encompasses indirect taxes which elevate price as well as subsidies which reduce them। तो अब होगा क्या कि जब भी कहीं पे कुछ नेगोशिएशन हो रहा है, मार्केट एक्टिविटी हो रही है, तो कुछ टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं और कुछ रिबेट दी जाती है, यानी टैक्सेस इम्पोज भी कर दिए और फिर उसमें रिबेट भी दे दी गई, यानी कम भी कर दिया गया। देन नेक्स्ट है फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है? Factor costs conversely pertain to the expense associated with all production factor utilized or consumed in the certain of goods and services. This encompasses rent for land, interest of capital, wages for labor, the profit for entrepreneurship. It represents the actual cost of production incurred by the firm. Consequently, indirect taxes are not factored in, while government subsidies are considered when computing factor cost। तो ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हम जितना भी लैंड लेबर कैपिटल वगैरह है उन सभी की कॉस्ट को ऐड कर लेते हैं तो वही हमारा क्या बन जाता है, एक तरीके से फैक्टर कॉस्ट, यानी मार्केट में जो गुड्स लगे हुए हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, तो फैक्टर कॉस्ट। वहीं पर ध्यान ही रखना है कि सब्सिडीज जो होती हैं, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, आर कंसिडर्ड व्हेन कंप्यूटिंग द फैक्टर कॉस्ट, उसे भी हम कंसिडर करते हैं। इन एक्सप्लिसिट टर्म फैक्टर कॉस्ट इज अराइव्ड एट बाय डिडक्टिंग द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आपको ध्यान रखना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, मतलब जितने भी टैक्सेस डायरेक्टली हमारे ऊपर नहीं लग रहे हैं, यानी जो जैसे हम लोग ब्रेड का पैकेट खरीद रहे हैं तो उस पर टैक्स लग रहा है ना, कुछ और चीज ले रहे हैं तो जो टैक्स लग रहा है, तो इस तरह की चीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे सब्सिडीज गवर्नमेंट देगी और टैक्सेस वगैरह थोड़ा कम कर दे, ऐसा थोड़ा सोचा जाता है। तो यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट की बात हो रही थी। फैक्टर कॉस्ट यानी इट explicit term factor cost is arrived by deducting net indirect taxes। तो फैक्टर कॉस्ट कब बनेगा, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है फैक्टर कॉस्ट क्या है कि मार्केट प्राइस में से आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दो, नीचे जाओ, नीचे वाले दिया हुआ है फॉर्मूला, तो उसे हम लोग फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। अभी थोड़े फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे कि फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दो। देन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना क्या होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो वो निकल आएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फिर फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, तो मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, उसे बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर यानी किसी भी चीज को बनाने में लगने वाला रुपया, तो मार्केट का प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस को और सब्सिडीज को हमने ऐड कर दिया। ये कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, इनको आप 5-10 बार लिख कर देखिएगा। सिमिलरली फैक्टर कॉस्ट और क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, या फिर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। ऐसे ही जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देन एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आप मोस्टली देख रहे हो कि देखो टैक्सेस की बात ही हो रही है, टैक्सेस को लेस किया जा रहा है, तो हमारा नेट निकल आएगा एन एन, जिनके आगे भी एन लग रहा है तो सब कुछ। तो मार्केट प्राइस पे जितना भी सामान बेचा उसमें से आप टैक्सेस को हटा दो, तो क्या बचेगा हमारा एन एन टी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, 5 बार पढ़िएगा तब जाके समझ में आएंगे ये। फिर आता है नेशनल इनकम।
नेशनल इनकम यानी कंट्री के लोगों की इनकम। सो national income serves as an assessment of the collective earning derived by a country citizen, यानी कंट्री के लोगों के थ्रू जितना मनी अर्न किया गया है उसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। सो इसमें कौन कंट्रीब्यूट करेगा? सिटीजन करेंगे। A country citizen for their contribution of land, labor, capital and entrepreneurial skills। तो ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं 9th क्लास में कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स चाहिए होती है किसी भी इंडस्ट्री को बनाने के लिए, वेदर विद इन द नेशन और अब्रॉड। दिस इज इक्विवेलेंट टू द नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें किसके इक्वल होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट के इक्वल होता है, कैलकुलेट एट फैक्टर कॉस्ट। ये टर्म आपको ध्यान रखना है कि फैक्टर कॉस्ट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये थोड़ा समझ में आ जाएगा धीमे धीमे, अभी थोड़ा सा आज अटपटा लगेगा लेकिन एक दो दिन के बाद आपको समझ में आने लगेगी चीजें सारी की सारी। It is derived by subtracting net indirect taxes from NNP at market price। तो फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है तो हमें मार्केट प्राइस में से उसमें से कुछ लेस करना पड़ेगा। क्या लेस करना पड़ेगा? मोस्टली टैक्सेस। तो इसे बोला जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगला है in explicit terms national income at factor cost is computed by as NNP at market price minus indirect taxes plus subsidies। ये फॉर्मूला है एनएनपी का मार्केट प्राइस पे निकालने के। किस तरीके से निकालेंगे हम लोग? इसी को हम लोग फॉर्मूला के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी टर्म्स में लिख सकते हैं। देन एनएनपी की बात हो रही है। NNP accurately represent the income earned by the citizen of a country। तो NNP वो चीज है जो सच में जो इनकम अर्न करता है सिटीजन। Ensuring that earning of foreign individuals are not factored into the national income। लेकिन फॉरेनर जो लोग मतलब इंडियन ही है और दूसरी कंट्री में काम करते हैं उनके थ्रू जो मनी आएगी उसको हम इसमें काउंट नहीं करते हैं बेसिकली, और ना ही दूसरी कंट्री के फॉरेनर की इनकम को इसमें काउंट किया जाता है। This preferred for NNP और NDP is due to its comprehensive coverage। तो हम लोग इनके डेफिनेशन और भी पढ़ेंगे। एक है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट is employed because net indirect taxes like sales, exercise do not constitute payment for the factor of production। तो मेरे को लग रहा है थोड़ा आपको दिमाग घूम गया होगा। फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर प्रोडक्शन, यस और नो, ऐसा हो रहा है? हाँ जी, समझ में आ रही चीजें या फिर कहानी चल रही है? यस सर, बस थोड़ी सी दिक्कत ऐसे लग। ठीक है, कोई बात। ठीक है, कोई बात। देखिए यहाँ पे तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। Discrepancy and differences exist in tax structure across different countries, making it impractical to utilize market price as a uniform basis for comparison। अब देखो होता क्या, अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह के मनी मतलब टैक्सेस लग रहे होते हैं। तो हम कभी भी मार्केट प्राइस पर, क्योंकि मार्केट में क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है बहुत सारा, तो हर किसी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो यूनिफॉर्मिटी तो है ही नहीं। और जब चीजें यूनिफॉर्म नहीं है तो भैया कैसे कंपेरिजन करोगे? तो कंपैरिजन करने के लिए बहुत जरूरी क्या है? फैक्टर कॉस्ट, यानी उस चीज को बनाने में कितना रुपए खर्च हुआ, ये ध्यान रखना है। तो फैक्टर कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। और फैक्टर कॉस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में मार्केट प्राइस डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आप बर्गर खाओ, हो सकता है 60 रुपए का हो। आपने यूके में बर्गर खाया, हो सकता है वो $2 का, £2 का हो। तो £2 तो महंगा होता है, 100 रुपए का पाउंड है, 200 रुपए का हो गया। इट मीन्स कभी भी दो कंट्रीज का कंपैरिजन हम मार्केट प्राइस पे नहीं कर सकते। मार्केट प्राइस यानी जब हम कोई सामान मार्केट में लेते हैं कितने रुपए का मिल रहा है उसे बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो हम मार्केट प्राइस में कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं फैक्टर कॉस्ट पर, यानी उस गुड को बनाने में लगा रुपया कितना था। In certain nations, particularly developing one like India, prices for goods are not consistently indicated, making market price an unreliable metric for calculating national income। लेकिन कुछ डेवलपिंग कंट्री जैसे हमारी कंट्री है तो वहां पे बहुत प्रॉपर तरीके से कंसिस्टेंटली हम इंडिकेट नहीं कर पाते हैं कि मार्केट प्राइस कितना है
है ना, और कैसे नेशनल इनकम काउंट करनी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन चीजों को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि तो कंट्री बहुत बड़ी, ऊपर से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के अंदर ही आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्राइसेस मिल सकती है। दैट्स वाई मार्केट प्राइस पे चीजों को एनालाइज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और डिफिकल्ट भी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेमेंट ट्रांसफर। ट्रांसफर पेमेंट डिनोट फंड disbursed by the government to individuals wherein no corresponding economic activity or service is expected in return। देखो ट्रांसफर पेमेंट का मीनिंग क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ रुपए दे दिए पब्लिक को, लेकिन वो पब्लिक से ना तो कोई काम करवा रहे हैं, ना ही बदले में कोई रिटर्न चाहते हैं। जैसे कि मान लो वृद्धावस्था पेंशन है, वृद्ध लोगों को, ओल्ड लोगों को मनी दी जा रही है उसका छोटा अमाउंट हो, 1000 रुपए 2000 रुपए, लेकिन उसके बदले में गवर्नमेंट को चाहिए नहीं है। जब किसी भी चीज के बदले में, मनी के बदले में कोई काम ना करवाया जाए, कुछ बदले में नहीं चाहिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, तो दिस एनकम्पासेस वेरियस फॉर्म ऑफ असिस्टेंस सच एज ओल्ड एज पेंशन एंड स्कॉलरशिप, जो स्टूडेंट वगैरह को दी जाती है, और ये दोनों चीजें किसमें काउंट होती है, ट्रांसफर पेमेंट के अंदर। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफर पेमेंट। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं?